थ्री पेरेंट्स आईवीएफ टेक्निक, जिसमें एक बच्चे में 3 लोगों का डीएनए शामिल होता है। जनरली हम जानते हैं कि एक माता पिता से एक बच्चे का जन्म होता है, लेकिन आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं उसमें 2 माता और एक पिता का इन्वॉल्वमेंट है। इस टॉपिक को हम डिटेल में समझेंगे साइंस के साथ। लास्ट तक जुड़े रहिए, स्टेप बाय स्टेप आपको इस पूरी न्यूज़ का मैं कंप्लीट एनालिसिस आपके सामने करूंगा। सबसे पहले हम एक स्टोरी का जिक्र करते हैं। ये स्टोरी है लीज कर्टिस नाम की महिला की। 2006 में यूके में लीज कर्टिस और उनके पति काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे। इनके यहाँ एक बेटी का जन्म होता है। उस बेटी का नाम ये रखते हैं लिली। लिली के जन्म के बाद में दोनों दंपत्ति काफ़ी खुश थे, लेकिन कुछ समय बाद लिली को कुछ हेल्थ इश्यूज आने लग गए, जिसको लेकर ये डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने लिली की बीमारी का पूरा एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद में उन्होंने फाइनल डायग्नोसिस दिया। फाइनल डायग्नोसिस 2006 में दिया और उस समय लिली, जो इनकी बेटी थी लीज कर्टिस की, उसकी उम्र थी 6 महीने और जो डायग्नोस दिया गया वो था माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज़। अब 2006 में माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज़ के बारे में मेडिकल साइंस में ज़्यादा जानकारी नहीं थी और पूरी दुनिया में इसको लेकर कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था। अब आप सोचिए उस समय लीज कर्टिस की क्या हालत होगी, क्योंकि उनके सामने एक बड़ी विचित्र स्थिति थी कि वो अपनी बेटी को अपने सामने मरता हुआ देख रही थी, लेकिन उसके बावजूद वो कुछ नहीं कर सकती थी। और एक समय घड़ी आती है जब लिली की डेथ हो जाती है। उसके बाद लीज कर्टिस पूरी तरह से टूट जाती है, लेकिन उसके बाद लीज कर्टिस फिर से कमर कस के खड़ी हो जाती है और एक एनजीओ की स्थापना करती है, जिसका नाम वो रखती है लिली फाउंडेशन। लिली फाउंडेशन का नाम अपनी बेटी के नाम पर रखा जाता है और इसका उद्देश्य एकमात्र यही था कि पूरी दुनिया के लोगों को माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज़ के बारे में जागरूक करना। इसके अलावा कोई संस्था जो माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज़ के ट्रीटमेंट को लेकर रिसर्च कर रही है, उसके लिए फंड जुटाने का कार्य करना। और अभी हाल ही में लिली फाउंडेशन की मदद से ही यूके की एक यूनिवर्सिटी है, न्यूकैसल यूनिवर्सिटी, उसने ये थ्री पेरेंट्स आईवीएफ टेक्निक का इजाद किया। अब थ्री पेरेंट्स आईवीएफ टेक्निक जनरली अगर हम देखें थोड़ा सा बारीकी से, तो ये आईवीएफ टेक्निक का ही विस्तारित रूप है। आईवीएफ टेक्निक आप जानते होंगे 1978 में लुइस ब्राउन नाम की पहली आईवीएफ बच्ची का जब जन्म हुआ था, तो उस समय मेडिकल क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति आ गई थी। पूरी दुनिया के कई निसंतान दंपतियों को एक आशा की किरण नजर आई थी और आज की तारीख में कई लाखों निसंतान दंपतियों को बच्चे की प्राप्ति आईवीएफ टेक्निक के माध्यम से हुई। और अगर हम इसके बिजनेस पर बात करें तो $1 ट्रिलियन का सालाना बिजनेस है आईवीएफ टेक्निक का। उसमें आगे जाके इक्सी टेक्निक भी आई, सरोगेसी मदर का भी इन्वॉल्वमेंट किया गया और इस तरह से आईवीएफ टेक्निक में भी डेवलपमेंट होते गए। अब आईवीएफ टेक्निक में जनरली क्या होता है कि फादर से स्पर्म लिया जाता है, मदर से एग लिया जाता है। स्पर्म और एग को लेबोरेटरी में फर्टिलाइज कराया जाता है और फर्टिलाइजेशन के बाद में एम्ब्रियो बनाने के बाद में उसको मदर में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है उनके गर्भाशय में। ठीक है, ये आईवीएफ टेक्निक थी। अब आईवीएफ टेक्निक में सिंपल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही थी, इसमें कोई जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए जो आईवीएफ करा रहे हैं, जो दंपत्ति आईवीएफ करा रहे हैं, अगर उनमें कोई जेनेटिक डिसीज़ है तो उसको ख़त्म करने के लिए, उस समस्या के सॉल्यूशन के लिए आईवीएफ में कोई सॉल्यूशन नहीं था। ठीक है, अब उसी कारण से वहाँ पर भी जो माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज़ की समस्या सामने आई थी वो सॉल्व नहीं हो सकती थी। तो अब वैज्ञानिकों के पास ये था रिसर्च का कि अब इससे आगे की एक टेक्निक पर हमको जाना पड़ेगा और आईवीएफ टेक्निक को इस तरह से इम्प्रूव करना पड़ेगा कि हम जेनेटिक डिसीज़ को भी दूर कर पाएँ। तो चलिए सबसे पहले हम टेक्निक पर आते हैं। उसके पहले कुछ बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं ताकि आपको टेक्निक ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ पर लिली को प्रॉब्लम थी किसकी? माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज़ की। यहाँ पर 2 शब्द आए, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड शब्द आया। अब माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हैं ये हमारी जो शरीर होता है वो लाखों करोड़ों
कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। हमारे शरीर की अगर देखें तो बेसिक यूनिट होती है सेल्स। अब सेल्स का जो पावर हाउस होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल्स का पावर हाउस कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सेल्स की एनर्जी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ही जिम्मेदार होता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आपका मोबाइल में एनर्जी के लिए क्या चाहिए, बैटरी, है ना। अब इसी के साथ में आप कोरिलेट करिए, अगर बैटरी ख़राब हो जाए, भले आपके फ़ोन में कितने भी अच्छे सॉफ्टवेयर डले हैं, कितने भी अच्छे ऐप्स काम कर रहे हैं, लेकिन अगर बैटरी ख़राब हो जाए या बैटरी वीक हो जाए या बैटरी डिफेक्टेड हो जाए तो मोबाइल भी ख़त्म हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया अगर डिस्टर्ब हो गया तो आपकी सेल्स डिस्टर्ब हो जाएगी, और सेल्स चूँकि शरीर पूरा बेसिक तौर पर अगर हम देखें तो सेल्स पे ही टिका हुआ है, तो सेल्स वीक तो शरीर वीक और शरीर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि सेल्स में होते हैं डीएनए। डीएनए ये हमारे शरीर का ब्लूप्रिंट बनाता है। ब्लूप्रिंट से मतलब कि हमारा शरीर कैसा होगा, हमारी आंखें कैसी होगी, हमारी हाइट कैसी होगी, ये कौन तय करेगा, डीएनए। अब डीएनए को भी आगे अगर हम देखें तो ये सेल्स में जो डीएनए हो रहे हैं, इन डीएनए में भी दो टाइप होते हैं। एक होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और एक होता है न्यूक्लियर डीएनए। ठीक है। अब न्यूक्लियर डीएनए की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर डीएनए टोटल होता है 99.9%। कितना होता है, 99.9%। अब ये न्यूक्लियर डीएनए ये हमारे शरीर की विशेषताओं के लिए जिम्मेदार होता है। हमारी आंखें कैसी होगी, हमारा हाइट कैसे होगी, हमारा शरीर का अपीयरेंस कैसा होगा, ये न्यूक्लियर डीएनए तय करता है। और न्यूक्लियर डीएनए फादर और मदर दोनों से बच्चे में जाता है। क्लियर। अब एक और चीज़ थी कि ये तो न्यूक्लियर डीएनए की बात हो गई जो कि फादर मदर से आ रहा है और ये शारीरिक विशेषताओं का काम करेगा। वैसे ही एक और होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है 0.1%। अब इसकी क्वांटिटी पे मत जाइए, ये 0.1% होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। लेकिन मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया जिम्मेदार होता है किसके लिए, सेल्स की एनर्जी के लिए। अब इस केवल 0.1% माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में कोई डिफेक्ट आ जाए या कोई म्यूटेशन आ जाए या कोई अदर प्रॉब्लम्स हो जाए तो उसके कारण क्या होगा, पूरे शरीर की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी। अब शरीर की एनर्जी डिस्टर्ब होगी, सेल्स की एनर्जी डिस्टर्ब होगी, इसका मतलब क्या है, आपका हार्ट, मसल्स, ब्रेन, ये सारे चीज़ें भी डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा कई डिसीज़ में तो डेथ होने का भी खतरा बन जाएगा केवल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के डिफेक्टेड होने पर। एक और ब्यूटी है इसकी, माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए है वो आता है केवल मदर से। ठीक है। इसके लिए फादर जिम्मेदार नहीं होता माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के लिए। जब स्पर्म एक से फर्टिलाइज होता है तो स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया समाप्त हो जाता है और अगला जो एम्ब्रियो में जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जाता है वो मदर्स के थ्रू ही जाता है। अब देखिए, अगर किसी मदर का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिफेक्टेड है, ठीक है, तो उसके होने वाले बच्चों में माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज़ होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। और इसके अलावा अगर मान लीजिए इस माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज़ डीएनए के डिफेक्टेड होने पर अगर इस महिला का कोई फीमेल बच्चा हुआ या मेल बच्चा हुआ तो इसमें भी दो केस होता है। फीमेल बच्चा तो वो क्या करेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी अगले यानी कि उसके होने वाले बच्चों में भी माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज़ आगे फैलाता रहेगा। ठीक है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये बीमारी चलती रहेगी। मेल में तो यह है कि मेल में अगर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिफेक्टेड है तो वो क्या है, मेल आगे बच्चे में ट्रांसफ़र नहीं करता, क्योंकि हमने अभी देखा कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए केवल आएगा किससे, मदर से। क्लियर। तो हमने 3 पेरेंट्स आईवीएफ में एक बेसिक चीज़ समझी कि डीएनए के कौन कौन से 2 टाइप होते हैं जो इस टेक्निक के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। अब आते हैं लिली पर। लिली में क्या प्रॉब्लम थी, माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज़ की। और माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज़ की प्रॉब्लम इसलिए थी क्योंकि उनकी माँ लीज कर्टिस में ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्या था, डिफेक्टेड था। ठीक है। अब लीज कर्टिस का मेन काम क्या था, लिली फाउंडेशन का, कि भैया मुझे ऐसा काम करवाना है कि ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिफेक्टेड के कारण जो बच्चा सफ़र कर रहा है
वो सफ़र न करे और ये बीमारी को किस तरह से ख़त्म किया जाए। तो इसके कारण न्यूकैसल यूनिवर्सिटी ने एक 3 पेरेंट्स IVF टेक्निक ईजाद करी। अब इसमें भी आप थोड़ा स्टोरी के माध्यम से समझिए। ये है महिला A और ये है D, जो पुरुष दिख रहे हैं ना, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ है और इनमें जो वाइफ है उनमें माइटोकॉन्ड्रियल DNA क्या है, डिफेक्टेड है। ठीक है, अब सेल्स में 2 तरह के DNA, एक न्यूक्लियर DNA और एक है माइटोकॉन्ड्रियल DNA। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल DNA तो हम क्या, इनका क्या है, डिफेक्टेड है। अब ये अगर इनका बच्चा पैदा होगा तो उसको माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज़ होने की संभावना हमेशा रहेगी। ठीक है, अब लेकिन न्यूक्लियर DNA ओके। अब न्यूक्लियर DNA तो आप जानते ही है शारीरिक विशेषताओं के लिए ज़रूरी है। अब दोनों हस्बैंड वाइफ ये तय करते हैं कि भैया हमको माइटोकॉन्ड्रियल DNA की प्रॉब्लम है, तो अगर हमारा बच्चा होगा तो उसमें ये प्रॉब्लम माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज़ की होने की संभावना रहेगी। इसका सॉल्यूशन करना है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए अब उनको क्या चाहिए, एक डोनर महिला चाहिए। ठीक है, अब डोनर महिला को वो इन्वॉल्व करते हैं। जो डॉक्टर न्यूकैसल के डॉक्टर थे उन्होंने एक डोनर महिला से एग लिया। ठीक है, अब ये डोनर महिला जो थी ये स्वस्थ थी, इनका माइटोकॉन्ड्रियल DNA भी ओके था और न्यूक्लियर DNA भी ओके था। यहाँ तक क्लियर? यहाँ पर दोनों चीज़ें सही है, यहाँ पर एक चीज़ डिफेक्टेड है और एक चीज़ सही है। अब समस्या यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल DNA की थी, न्यूक्लियर DNA तो सही था। तो अब ये क्या करते हैं, न्यूक्लियर DNA को काम में लेते हैं इनका, और हमको वो डोनर महिला से क्या चाहिए, माइटोकॉन्ड्रियल DNA केवल। न्यूक्लियर DNA तो इनका अच्छा ही है, तो इसलिए यहाँ पर इनकी न्यूक्लियर DNA की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या लिया, माइटोकॉन्ड्रियल DNA इनसे डोनर से लिया, इनका न्यूक्लियर DNA लिया और इस प्रकार से उस एग को स्पर्म से फर्टिलाइज कराया और एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो को फिर हमने क्या करा, मदर्स में ट्रांसप्लांट करा। मदर में ट्रांसप्लांट करने के बाद में फिर अब जो बच्चा पैदा होगा उसके पास न्यूक्लियर DNA भी ओके है और माइटोकॉन्ड्रियल DNA भी ओके है। ठीक है, और इस प्रकार से ये माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट की जो थेरेपी हमको दिख रही है उसके द्वारा जो बच्चा पैदा होगा उसको माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज़ का खतरा बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए, ये नॉर्मल प्रोसीजर है जिसमें हम देख रहे हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर को सुधारा जा रहा है, लेकिन इसका विरोध भी हो रहा है। विरोध इसलिए हो रहा है कि कई लोग जो है चर्च वाले हैं वो बोल रहे हैं कि भैया ये तो कहीं ना कहीं जो है हम एक तरह से भगवान के क्षेत्र में, नेचर के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, है ना। हालांकि देखो, पहले एक क्लोन टेक्नोलॉजी आई थी, उसका विरोध करा, वो ठीक है, क्लोन बनाना ये सब एक तरह से हम नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इसको हम डिज़ाइनर बेबी नहीं कहेंगे। डिज़ाइनर बेबी का मतलब ये होता है कि हम सब चीज़ें अच्छी है, लेकिन उसमें फिर भी हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट लाने के लिए कुछ अलग जीन्स उसको जीन को इन्वॉल्व करे, तो फिर वो जाकर क्या है, डिज़ाइनर बेबी बनता है। लेकिन यहाँ पर तो भैया हम कोई नए कैरेक्टरिस्टिक नहीं ला रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक जेनेटिक बीमारी होने की संभावनाओं को ख़त्म कर रहे हैं, एक डिफेक्टेड जीन को, डिफेक्टेड पार्ट को अलग हटा रहे हैं, जिससे कि जो आने वाला बच्चा है वो इस जेनेटिक बीमारी से बच सकेगा। क्लियर? तो इस प्रक्रिया को लेकर कुछ लोग पॉजिटिव हैं कि मेडिकल क्षेत्र में क्रांति है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर माने तो ये मेडिकल क्षेत्र में क्रांति, और मेडिकल क्षेत्र में इस तरह से ही काम होना चाहिए, क्योंकि अभी भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं लाइलाज जिनका कोई अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। तो उस पर रिसर्च होते रहना चाहिए। और इंसान का काम क्या है, डेवलपमेंट करना, इनोवेशन लाना, है ना। अब ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए कि इस तरह के काम मेडिकल क्षेत्र में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो किस लिमिटेशन के साथ होना चाहिए, प्लीज़ कमेंट में बताइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और इसी तरह के अन्य टॉपिक्स के कंप्लीट डिटेल एनालिसिस के लिए आप हमारे चैनल अथर्व एग्जाम वाइज को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। एकमात्र एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो 100% रिफंड पॉलिसी के साथ अपने सारे कोर्सेज अवेलेबल कराता है। तो अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बनाने के लिए आज ही अथर्व एग्जाम वाइज के अन्य कोर्सेज परचेज करें। थैंक यू।